पिछली क्लास में मैंने आपको दो पीरियोडिक ट्रेंड्स करवाए थे, एटॉमिक रेडियस एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको बताया था कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दीज प्रॉपर्टीज़ डिपेंड, इनका वेरिएशन क्या होता है लॉन्गर ग्रुप एंड अ लॉन्गर पीरियड। अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि हमारा नेक्स्ट पीरियोडिक ट्रेंड है, वो क्या होता है। Now, electron gain enthalpy is the energy released when an electron is added to a neutral atom. तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी जब हम एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में डालेंगे, हम कहेंगे कि उस एटम की उतनी ज़्यादा टेंडेंसी है टू ऐड द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जितनी ज़्यादा, मोर नेगेटिव ई का क्या मतलब है कि tendency to add electron is more. Now let us understand why halogens have most negative electron gain enthalpy. halogens की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? It is NS2NP5। इसका क्या मतलब है कि हैलोजेंस को सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी टेंडेंसी टू ऐड दैट इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि ये स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैव मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्योंकि उनकी टेंडेंसी टू ऐड द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। नाउ नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नोबल गैसेस क्या होती हैं? जिनमें ऑल द ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? क्योंकि सारे ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड हैं, तो जो मैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करूँगी वो नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल में जाएगा, जिसके लिए मुझे एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगी कि मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है क्योंकि मुझे एनर्जी को सप्लाई करना पड़ रहा है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच electron gain enthalpy depends. Atomic size, effective nuclear charge या फिर effective nuclear charge. Now let us understand, अगर मेरा एटम छोटा है और मैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहती हूँ तो न्यूक्लियस उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ईजिली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो मैं बोलूँगी कि मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ नेगेटिव, इज़ मोर नेगेटिव एज़ कम्पेयर टू अगर मेरा एटम बड़ा है तो वो उतनी ईजिली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो मैं बोलूँगी माई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ लेस नेगेटिव। So that means on moving down the group, what should happen? अगर मैं ग्रुप पे नीचे जा रही हूँ तो my electron gain enthalpy, it should EGE should become less negative क्योंकि टेंडेंसी टू ऐड द इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ कम होती जा रही है, और जैसे जैसे मेरा एटॉमिक साइज बढ़ेगा मेरा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या हो जाएगा? इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, तो अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव दैन क्लोरीन, या फिर ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव दैन सल्फर। जबकि अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लोरीन तो क्लोरीन के ऊपर आता है ग्रुप में और ऐसे ही ऑक्सीजन भी सल्फर से ऊपर आ रहा है, लेकिन फिर भी
ऑक्सीजन की लेस नेगेटिव है और फ्लोरीन की लेस नेगेटिव है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस एक्सेप्शन? फ्लोरीन में कॉम्पैक्ट 2p ऑर्बिटल में ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और ऑक्सीजन में कॉम्पैक्ट 2p ऑर्बिटल में ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन फिर भी मैं एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना चाहती हूँ, तो व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस विल टेक प्लेस इन द कॉम्पैक्ट 2p ऑर्बिटल। देयरफॉर आई विल से दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ लेस नेगेटिव, क्योंकि टेंडेंसी टू ऐड द इलेक्ट्रॉन कम है। और वो टेंडेंसी कम क्यों है? बिकॉज ऑफ द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस दैट विल टेक प्लेस इन द compact 2p orbital. Now next is successive electron gain enthalpies. Now suppose I take oxygen and I try to add an electron to oxygen, it will become O minus. Delta H will be negative, indicating that it is an exothermic reaction. नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, सो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मान लीजिए कि मैं O माइनस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना चाहती हूँ, तो व्हाट विल हैपन? इट विल बिकम O2 माइनस। तो डेल्टा H हियर, नाउ यू हैव टू नोट डेल्टा H हियर इज़ पॉजिटिव, मतलब कि ये जो मेरा रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कि ऐसा क्यों है। ये ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, लेकिन मैं फिर भी इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहती हूँ, तो व्हाट विल हैपन? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस विल टेक प्लेस। ये जो आयन है इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो आपको फिर भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस को ओवरकम करना पड़ेगा। ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नाउ व्हाट इज अ नॉन मेटल? नॉन मेटल इज एन एलिमेंट विच लूजेज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन, एंड व्हाट इज अ मेटल? मेटल इज एन एलिमेंट विच लूजेज एन इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म्स अ कीटायन। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एनायन बनाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और कीटायन बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कितनी इजीली गेन होगा? अगर उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन हो जाएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग अलोंग अ पीरियड। अलोंग अ पीरियड व्हाट इज़ हैपनिंग टू द नॉन मेटालिक कैरेक्टर? हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट इज़ बिकमिंग मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब टेंडेंसी टू ऐड द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। अब मेटालिक कैरेक्टर को हम कैसे समझेंगे? विद द हेल्प ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को क्या हो रहा है? एज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपको मैंने बताया था कि अगर मेरा एटॉमिक साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी तो मैं इलेक्ट्रॉन को ईजिली नहीं निकाल पाऊंगी। दैट मीन्स मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज अलोंग अ पीरियड, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन को ईजिली नहीं निकाल पा रही। देन लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग डाउन द ग्रुप टू द नॉन मेटालिक कैरेक्टर। जब मैं नीचे जाऊंगी तो क्योंकि एटम का साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, बट व्हाट हैपन्स टू द मेटालिक कैरेक्टर? क्योंकि जैसे जैसे मैं नीचे जाती हूँ मेरा एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। तो दैट मीन्स मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द, लेट अस कंसिडर फर्स्ट, मैंने ये एक मॉलिक्यूल ले लिया
इसमें एक हाइड्रोजन एटम है और एक क्लोरीन एटम है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस स्टेटमेंट? क्योंकि क्लोरीन की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ ज़्यादा है, तो मैं कहूँगी कि क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट to attract the shared pair of electrons towards itself. अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? ए एटॉमिक साइज पे डिपेंड करेगी। अगर साइज छोटा है तो ऑब्वियसली टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी, और अगर साइज बड़ा है तो कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि along a period इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि एटॉमिक साइज इज डिक्रीजिंग, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग डाउन द ग्रुप? डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। अगर एटम का साइज बढ़ जाएगा तो व्हाट विल हैपन? Electronegativity will decrease. So that means down the group it is decreasing. Now let us understand what is the basic difference between electronegativity and electron gain enthalpy. नाउ अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। इससे क्या समझ में आता है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉन्डेड एटम। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? कि एक एटम की कितनी टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ टू ऐड दैट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव वैल्यू, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। रिलेटिव वैल्यू है। कैसे रिलेटिव है? अगर मैं CCl4 और HCl का एग्जाम्पल लेती हूँ, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर कार्बन इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, और कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ रिलेटिव वैल्यू। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी in this compound and in this compound is different, it is not fixed. So that means electron gain enthalpy तो एक constant value है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तो हम कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, उसको हम एक्सपेरिमेंटली नहीं मेजर कर सकते, कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। So these are the basic differences between electronegativity and electron gain enthalpy. Now let us understand what is diagonal relationship. Now what is diagonal relationship? Some second period elements. After lithium we have beryllium, then we have boron. Now they show properties which are similar to
the elements which are placed diagonally, that is the elements of next period and next group. ऐसा क्यों है कि लिथियम मैग्नीशियम की तरह प्रॉपर्टीज शो करता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम की तरह शो करता है? नाउ व्हाट इज़ द रीज़न? अभी मैंने आपको बताया था अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, साइज़ इंक्रीज़ होता है, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है. इसका मतलब अगर मैं डायगनली मूव करूँगी तो साइज़ विल ऑलमोस्ट रिमेन सेम. अगर साइज़ सेम रहेगा तो चार्ज बाय रेडियस रेशियो भी सेम रहेगा, और अगर चार्ज बाय रेडियस रेशियो सेम रहेगा, पोलराइजिंग पावर विल रिमेन सेम. So I will say that they show similar properties. So because of this same charge by radius ratio, same polarizing power, these second period elements, they show properties which are similar to the elements which are diagonally placed to them. Now let us understand why the first element of every group shows anomalous behavior. Anomalous behavior का क्या मतलब है कि बाकी एलिमेंट्स वैसा बिहेवियर शो नहीं करते, लेकिन ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. नाउ व्हाट कुड बी द रीज़न? फर्स्ट रीज़न इज स्मॉल साइज. स्मॉल साइज की वजह से क्या होगा? नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. मेरे पास नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाला ग्रुप है, कार्बन सिलिकॉन वाला ग्रुप है. अब मैं देख रही हूँ नाइट्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, दैट इज ग्रुप 15. कार्बन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, दैट इज ग्रुप 14. नाइट्रोजन की क्या प्रॉपर्टी है कि बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज इट कैन फॉर्म p पाई मल्टीपल बॉन्ड्स. आपको पता है नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन आपने कभी फॉस्फोरस में ट्रिपल बॉन्ड देखा है? फॉस्फोरस ट्रिपल बॉन्ड बना ही नहीं सकता. क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है जिसकी वजह से वो p पाई मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है, लेकिन फॉस्फोरस नहीं शो कर सकता. एंड बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कार्बन भी डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, लेकिन सिलिकॉन नहीं फॉर्म कर सकता. सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न कि स्मॉल साइज की वजह से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अनॉमलस बिहेवियर शो करता है. नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड रीज़न, एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स. क्योंकि सेकेंड पीरियड में d सबशेल होता ही नहीं है, तो इसीलिए जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होता है हर ग्रुप का उसके अंदर d ऑर्बिटल हो ही नहीं सकता. नाउ लेट अस कंसिडर NCl5 एंड PCl5. नाइट्रोजन और फास्फोरस सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन NCl5 नहीं बना सकता, फास्फोरस PCl5 बना सकता है. नाइट्रोजन R3NO नहीं बना सकता, लेकिन फास्फोरस R3PO बना सकता है. नाउ व्हाट इज़ द रीज़न? अगेन द सेम ये रीज़न कि नाइट्रोजन जो है वो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है जिसके अंदर वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, वो अपने कोवैलेंस को बियॉन्ड 4 नहीं एक्सपैंड कर सकता, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2s और 2p ऑर्बिटल है, जिसमें कि सिर्फ 1s और 3p. दैट मीन्स उसका जो कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वेकेंट d orbitals. Let us move on to the third point, that is high electronegativity. तो जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है. जैसे जैसे मैं नीचे जाती जाऊंगी, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज electronegativity keeps on decreasing, so properties will keep on changing. Next factor is high ionization enthalpy. Ionization enthalpy भी बहुत हाई है क्योंकि एटम छोटा है. Now let us consider the example of boron and aluminium. Boron
as we move down the group, boron, aluminium, gallium, indium, thallium, now what will happen? Boron cannot form ionic compounds. Boron can only form covalent compounds. Why? Because large amount of energy is required to remove electrons from boron. So it cannot form a B3 plus ion. तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से जो पहला एलिमेंट है वो आयनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकता, वो सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स बना सकता है। तो ये मेरे डिफरेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से जो फर्स्ट एलिमेंट है सब ग्रुप्स का, इट इज़ शोइंग अनोमलस बिहेवियर। नाउ वी विल स्टडी सम एप्लीकेशंस, सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। आपको मैं बताऊंगी कि हमें इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड Al3+, Mg2+, Na+, F-, and we have to arrange it according to the atomic size. अब आप देख रहे हो that all these species are isoelectronic species. आपको मैंने बताया था कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का हम एटॉमिक साइज़ कैसे देखते हैं। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना कम साइज़ होता है, उतना छोटा होता है। व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होता है, तो साइज़ उतना छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Al3+ में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब सबसे छोटा साइज़ होना चाहिए। और जैसे जैसे नेगेटिव साइन आता जाएगा, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका मतलब कि इस प्रॉपर्टी में हमें कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा। इट इज़ अरेंज्ड एब्सोल्युटली करेक्टली। नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंड। आयनाइजेशन एंथैल्पी में मैंने आपको बहुत सारे फैक्टर्स बताए थे, एटॉमिक साइज, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कॉन्फ़िगरेशन, कि अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है या कम्प्लीटली फिल्ड है तो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ जाती है। नाउ इफ़ वी लुक एट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s2, आपको मैंने पहले भी बताया था 2s2 2p4, पर नाइट्रोजन में इट इज़ 1s2 2s2 2p3। दैट मीन्स नाइट्रोजन हैज़ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑर्डर है ये मेरा गलत है। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन शुड बी, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी should be more than the ionization enthalpy of oxygen. तो that means ये वाली जो मेरी प्रॉपर्टी है ये गलत साइन लगे हुए हैं, तो my answer should be B। अब मुझे ये तो पता लग गया कि मेरा आंसर B है, लेकिन मैं फिर भी I would like to understand कि why the answer is not C and not D। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आई टोल्ड यू कि डाउन द ग्रुप व्हाट हैपन्स, जैसे जैसे मेरा साइज इंक्रीज होता रहता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, कम नेगेटिव होती जाती है। पर मैंने आपको हैलोजेंस के केस में एक एक्सेप्शन बताया था, आइडली माई ऑर्डर शुड बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बट हैलोजेंस के केस में मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था कि फ्लोरीन की लेस नेगेटिव है क्लोरीन से, ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस विच टेक प्लेस इन द कॉम्पैक्ट 2p ऑर्बिटल, जिसकी वजह से क्लोरीन यहाँ आएगा और फ्लोरीन यहाँ आएगा। तो ये भी मेरा ऑर्डर ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मेटालिक रेडियस इन केस ऑफ दीज मेटल्स। आपको मैंने बताया था डाउन द ग्रुप व्हाट हैपन्स, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो ये जो मेरे एटम्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, दिस इज ग्रुप 1 एलिमेंट्स। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स दिस ऑर्डर इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
Now look at this question. Electronic configuration of most electronegative element. Now let us look at the first configuration. First configuration मुझे दिख रही है कि ये एक s ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो इट विल एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ये s में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ 1, सो दैट मीन्स इट इज़ एन alkali metal. Now let us look at B. B में हम देख रहे हैं कि ये एक हैलोजन की कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि इसमें NH2NP5 मुझे नज़र आ रहा है. अब C में भी मैं देख रही हूँ कि ये भी एक हैलोजन की कॉन्फ़िगरेशन है. अब मैं कैसे डिसाइड करूँ कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और D किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? ये एक नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है, ये एल्कली मेटल की कॉन्फ़िगरेशन है. ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन क्यों है D? क्योंकि इसमें ऑल द ऑर्बिटल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड. जैसे ही मैंने देखा कि सारे ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड हैं तो मैं समझ जाऊंगी कि ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है. जैसे ही मैं देखूंगी कि S में 1 इलेक्ट्रॉन है या S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं समझ जाऊंगी कि ये मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन है. अब मैंने देखा कि इसमें भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है. कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इसमें मुझे थर्ड शेल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट इसके नीचे आता है. डाउन द ग्रुप व्हाट हैपन्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन साइज. इसका मतलब C इज़ माई आंसर. ये एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द थर्ड क्वेश्चन. नाउ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन. Which of the following involves absorption of energy? Absorption मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, एनर्जी इज़ नॉट गेटिंग रिलीज्ड. फर्स्ट पार्ट में मैं देख रही हूँ कि एक न्यूट्रल एटम में मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एक नेगेटिव आयन बन गया. तो मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी रिलीज्ड जब हम न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं. अब मैं देख रही हूँ फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट में न्यूट्रल एटम में हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज़ होगी. लेकिन सेकंड पार्ट में जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया था कि हम एक नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस होंगी, फिर भी मुझे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है. तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. इसका मतलब second part will involve absorption of energy. Now let us understand question number 4. Which of the following has highest electron affinity? Electron affinity क्या होता है? Again, electron affinity is the tendency of an atom to add the electron. It is the positive of electron gain enthalpy. मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा नेगेटिव है एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा पॉजिटिव है. मतलब कि द टेंडेंसी टू ऐड द इलेक्ट्रॉन किस में मैक्सिमम है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. F माइनस और O माइनस को अगर हम देखें तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड हैं. इसमें अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करूँगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस होंगे. इसका मतलब कि इनकी तो टेंडेंसी नहीं है टू ऐड द इलेक्ट्रॉन. अगर मैं Na+ को देखूं तो मुझे देखने से क्या लग रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज है, उसे शायद एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसकी शायद टेंडेंसी ज़्यादा होगी टू ऐड द इलेक्ट्रॉन. लेकिन अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखूंगी तो कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s2 2s2 2p6. तो इसने तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया है. That means it has already become stable. तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है. तो क्या बच गया? That means oxygen has the maximum electron affinity. Now let us understand question number 5. Among the following elements, the one having highest ionization enthalpy. अब मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी आइडेंटिफाई करनी है कि सबसे ज़्यादा किसकी है. सबसे पहले मैं देखूंगी कि मेरा
लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, सबके में p ऑर्बिटल में जा रहा है, इसका मतलब मैं पेनिट्रेटिंग इफेक्ट को अप्लाई नहीं कर सकती। अब मैं देखूंगी कि मेरी आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। यहाँ पर P1 है, यहाँ पर P2 है, पर यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि दोनों की P3 है। और P3 का क्या मतलब है कि दोनों की कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है। अब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा देनी पड़ती है। अब इन दोनों में से मैं कैसे डिसाइड करूँगी कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। अब इन दोनों में मुझे दिख रहा है कि क्योंकि इसमें फोर्थ शेल ऐड हो गया है तो इसका साइज़ इससे बड़ा है, और अगर साइज़ बड़ा होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि B इज़ माय आंसर, कि सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी होगी। इसकी क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका साइज़ इससे बड़ा है, एंड एज वी मूव डाउन द ग्रुप the size increases and ionization enthalpy decreases. Now let us understand the next question. Now we will write the configuration of all these elements and then we will find out कि last electron कौन से orbital में जा रहा है, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये कौन से block का element है। First let me write the configuration for Z equal to 37. It would be krypton 36 5s1, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है तो माई ब्लॉक विल बी s. नाउ लेट अस राइट द कॉन्फ़िगरेशन फॉर z इक्वल टू 20. इट वुड बी आर्गन 18 4s2, so block would be s block because last electron has gone into the s orbital. Now Z equal to 53. अगर मैं वैसे भी समझना चाहूँ 54 जीनॉन मेरी नोबल गैस है, उससे पहले जो भी मेरा ऑर्बिटल होगा दैट वुड बी P ब्लॉक। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखूँगी तो माय कॉन्फ़िगरेशन वुड बी क्रिप्टॉन 36 5s2 4d10 5p5. Last electron has gone into P block. So block is P. Now let me write the configuration for 25. So configuration for 25 would be argon 18 4s2 3d5. Last electron has gone into the D block, so my block is D. तो मेरा आंसर क्या हो गया? My answer is D part, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जा रहा है। और अगर हम यहीं पे रिवाइज कर लेते हैं, अगर मुझे इनका ग्रुप प्रेडिक्ट करना होता तो हम ग्रुप को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? s ब्लॉक के लिए जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसका ग्रुप होता है, तो इसका ग्रुप क्या हो गया? 1. इसमें भी s ब्लॉक है तो माई ग्रुप विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 2. यहाँ पर p ब्लॉक में how do we predict the group? It is number of valence electrons. Valence electrons कितने हैं? 2 + 5 7, और उसमें हम 10 को ऐड कर देंगे तो ग्रुप would be 17. और D ब्लॉक के लिए हम ग्रुप को कैसे निकालते हैं? Number of electrons in S plus D, that is 2 + 5 equal to 7. So my group is 7. आप इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तो आप देखोगे कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।